हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाला स्टडी। मैं सोनू सर आप सभी को कक्षा 10 के रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 ये वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है जो कि आपका 10th क्रैश कोर्स का है। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले भी एक लेक्चर बन चुका है, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो यहाँ से आप लोग को कंटिन्यू करने में फिर समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, चलिए, ये कोर्स का मात्र प्राइस 199 रुपया है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हम लोग इससे आगे समझते हैं। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं अभिक्रिया क्या होता है, कौन कौन सा कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होता है। ठीक है, वो सभी समझ गए। ठीक है, अब है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर क्या है, ठीक है, तो जब कोई द्विविस्थापन बोल दिए, ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व के यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। इससे एकल विस्थापन भी कहते हैं। अगर एक तत्व को विस्थापित कर रहा है तो इसको विस्थापन अभिक्रिया या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। जैसे जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये Zn क्या है, जिंक है। ठीक है, ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या था, H2SO4 था, ये जिंक था, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे आप लोग को H2 दिख रहा था वहाँ पे क्या आ गया, विस्थापित होकर जिंक हो गया, और इधर हाइड्रोजन अलग हो गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तत्व का विस्थापन हुआ, इसीलिए हम लोग इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये एकल विस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया था। आगे है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जब दो तत्व को विस्थापित करेगा कोई भी यौगिक से, अगर दो तत्व का विस्थापन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देख लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच परमाणु या परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर वह रासायनिक अभिक्रिया, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ए बी एक साथ है और सी डी एक साथ है। यहाँ पे क्या हुआ, बी को विस्थापित कर दिया, डी हो गया AD, और डी को विस्थापित कर दिया, सी को विस्थापित कर दिया बी। ठीक है, तो यहाँ पे BC हो गया। यानी कि देखिए यहाँ दोनों एक दूसरे से ही इसके साथ और इसके साथ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों क्या किया, एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, यानी कि दो तत्व का यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया है जो इस अभिक्रिया से मिलकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यानी कि यहाँ देखिए, जैसे कि AgNO3 था, ठीक है, अब ये NaCl के साथ अभिक्रिया कराया तो ये Cl जो है Ag के साथ अभिक्रिया कर लिया, NO3 को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। ठीक है, AgCl हो गया। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि Na है, यहाँ Cl के जगह पर NO3 आ गया, Cl के जगह पर NO3 आ गया, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना लिया। यहाँ पे कुल दो तत्व अभिकारक से विस्थापित हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिएगा, बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कमेंट को देखता हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं ऑक्सीकारक एवं अवकारक। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई पदार्थ या तत्व को जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता तो उस पदार्थ के तत्व के साथ क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। अगर कोई तत्व है, अगर वो
ऑक्सीजन को गेन किया यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो वो ऑक्सीकृत हुआ और पदार्थ या तत्व कहा जाता है। ठीक, इसके विपरीत जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का अलग होता है यानी कि ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसको अवकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन सा पदार्थ कहा जाता है? अवकृत कहा जाता है। ठीक है, जब जुड़ा तो ऑक्सीकृत, जब हटा तो अवकृत। ठीक है, ये बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। अब अवकारक क्या है? यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीकृत पदार्थ को अवकारक कहते हैं। जब ऑक्सीकृत पदार्थ यानी कि जब ऑक्सीजन हट गया उसको तो अवकारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ से तत्वों का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अवकारक कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक यानी कि रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी कि जिस पदार्थ का अवकरण हुआ या अवकृत हुआ ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। इसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे 2H2 था हाइड्रोजन और यहाँ ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये मिलके क्या बना लिया? 2H2O बना लिया, यानी कि हाइड्रोजन ये जल बना लिया। ठीक है, ये जल है, ये क्या है? जल बना लिया, दो गो जल का अणु बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑक्सीकारक है। ठीक, ऊपर के रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर अवकृत हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्या हो जाता है? अवकृत हो जाता है। इसीलिए हम ऑक्सीजन का एक अवकारक है, चूंकि ऑक्सीजन प्राप्त कर हाइड्रोजन अवकृत हुआ इसलिए ऑक्सीजन एक क्या? ऑक्सीकारक है। ठीक है, यहाँ पे अवकारक और ऑक्सीकारक ये दोनों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ऑक्सीकरण या अवकरण, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन के अन्य उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? ZNO है। ठीक है, ZNO है और ये C, यहाँ पे Zn से यहाँ देखिए O अलग हुआ और इसमें O जुड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हो रहा है। PbO है और ये कार्बन, ये यहाँ पे देखिए Pb अलग हो गया, यहाँ कार्बन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन का था तो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। दोनों को अलग अलग एक बार समझते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है, यानी कि पहले रेडॉक्स रिएक्शन समझ लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक सेकेंड, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे है चलिए आगे रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया का ही एक विशेष प्रकार है जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अवकरण सदैव एक साथ होता है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये दोनों अभिक्रियाओं के साथ साथ होने को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो रहे हैं तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण, ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण तभी कहेंगे जब हाइड्रोजन हटेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत होता है। देखिए इसको और अच्छा से समझते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से संयोग करके ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा अभिक्रिया है?
ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक साथ हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। और ऊपर दिए हुए रासायनिक समीकरण से यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन का सहयोग कार्बन के साथ हो रहा है, अतः यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और इस तरह से अगर ऑक्सीजन कहीं जुड़ रहा है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और हाइड्रोजन कहीं हट रहा है तो उसको भी ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड गैस निर्माण में गंधक को वायु में जलाने पर इस अभिक्रिया के अंतर्गत गंधक के साथ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जुड़ने से गंधक ऑक्सीकरण हो जाए, ठीक है। जैसे सल्फर को ही गंधक बोलते हैं, इसको एस से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये O2 ऑक्सीजन, तो ये क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक साथ हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि ये, चलिए आगे है हाइड्रोजन का अलग होना। हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, याद रखना आप लोग को। ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटे ऑक्सीकरण, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़े अवकरण, ऑक्सीजन हटे अवकरण, बस इतना बात याद रखना है, ठीक है। उसको चलिए, हाइड्रोजन का अलग होना, ठीक है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि को गर्म किया जाता है तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। इस रासायनिक अभिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जैसे HCl है और ये MnO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे MnCl2 हुआ और ये H2O, यहाँ देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला जो H है इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो जिसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हट भी तो रहा है, तो ये क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, अब ऑक्सीकरण ही हो रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे। अब है अवकरण यानी कि रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अवकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का हटना, ये क्या कहलाता है, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तत्वों के एक साथ हाइड्रोजन का संयोग, जैसे देखिए जल बनने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया होती है और अति आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। और जो अभिक्रिया अवकरण प्रक्रिया का एक बहुत ही समान उदाहरण है। और क्या है, अब ऑक्सीजन के अवकरण होने के फलस्वरूप जल का निर्माण होगा। यहाँ देखिए H2 है और ये O2 है, ये दोनों मिलके क्या बनाया, जल बनाया, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, ये ऑक्सीजन यहाँ चला गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, जल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चलिए तत्वों के साथ हाइड्रोजन के संयोग, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, अवकरण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, अवकरण हुआ है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कुछ अभिक्रिया है ऐसी है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है। तो ऐसे अभिक्रिया में से एक है जब क्यूपरिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, जैसे क्यूपरिक ऑक्साइड CO, ठीक है, और ये H2 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Cu और H2O बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ा, ठीक है, तो ये अवकरण का ही है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, ये सब एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला है उदासीनीकरण, ठीक है। क्या है, उदासीनीकरण, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल होना, न्यूट्रलाइजेशन होना, ठीक है। जब किसी अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया से लवण और जल बनता है
तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है, NaOH, ये क्या है? क्षार है, ठीक है, ये क्षारक है और ये अम्ल है। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो ये क्या बना? लवण बना, ठीक है, और ये प्लस जल बना। तो यहाँ पे कैसा अभिक्रिया हो रहा है? उदासीनीकरण हो रहा है। सेम यहाँ भी ये क्षार है, ये अम्ल है, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये लवण बन रहा है, ठीक है, और ये जल बन रहा है, ठीक है। हमेशा जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल हमेशा बनेगा, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे है अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिससे प्रतिफल के विलयन से ठोस पदार्थों को रूप में अलग हो जाना क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे NaCl और AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को अगर एक साथ मिलाएं तो यहाँ पे AgCl का क्या हुआ? अवक्षेपण। और हम शुरू दिन के क्लास में आप लोग को बताए हैं कि अगर नीचे एरो दिया हुआ तो यहाँ AgCl क्या है? नीचे अवक्षेपित हो गया और ये सोडियम नाइट्रेट इधर बना, ठीक है, इधर सोडियम नाइट्रेट बना, ठीक है, तो इधर ये अलग हो गया, ठीक है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब जिस अभिक्रिया से अवक्षेप बनने से अवक्षेप अलग हो जाता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे BaCl2 और N2SO4 है, यहाँ पे NaCl का अवक्षेपण हुआ, BaSO4 बना इधर, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसको जो प्रकाश के अवशोषण करके घटित होते हैं उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 और Cl2, ये जब प्रकाश मिलेगा तभी अभिक्रिया करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे है, आगे हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण का उपयोग या इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे होता है। जैसे मेरे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है। और ये पाचन की प्रक्रिया स्टार्च से टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट जब रहता है हमारे शरीर में तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसका क्या हो जाता है? अवकृत हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसके बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा जो है शरीर को प्रदान करता है और जो हमारे शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। अब ये जो ऊर्जा बनता है ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम श्वास से बाहर कर देंगे, और ये जल मिला और प्लस ऊर्जा मिलेगा। यही ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने में, गर्म रखने में मदद करता है तथा किसी भी शारीरिक कार्य करने के लिए हम इस ऊर्जा या इस बल का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो भोजन पचना भी क्या है? दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का उदाहरण है। क्या? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, ठीक है। भोजन का दुर्गंध, ठीक है। जब भी हमारे आसपास कहीं ताजी बनी भोजन होती है तो उसका गंध हमें बहुत ही प्रिय लगता है, दूर से ही पता चल जाता है, ठीक है। और ताज़ा स्वाद बहुत ही प्रिय होते हैं, परंतु इसी भोजन को जब कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो इससे निकलने वाले गंध हमारे लिए बहुत अप्रिय हो जाता है। अगर आपके घर में कभी पनीर बनाओ, ठीक है, तो वो शाम में जब पनीर बनेगा या फिर जब पनीर तुरंत बना है तो उस टाइम का पनीर देखिए एकदम पूरा बढ़िया सेंट आएगा, ठीक है, बढ़िया लगेगा, ठीक है। लेकिन जब उसको 2 दिन छोड़ दीजिए बस इतना बदबू आएगा कि कहने के नहीं, ठीक है। या फिर जैसे कि बासी भोजन, इसके गंध एवं स्वाद दोनों ही अप्रिय होते हैं। इसके स्वाद और गंध से यह अप्रिय बदलाव का कारण भोजन में उपस्थित वसा और तेल में जो काफ़ी समय तक खुले में रहा वो क्या किया? वायु के साथ ऑक्सीजन से ये गंध एवं स्वाद दोनों को अप्रिय बना देता है।
इससे अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, ये गंध और अप्रिय बना देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं ये दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। भोजन का दुर्गंध से बचाव। अगर हमको भोजन को दुर्गंध से बचाना है तो वसायुक्त भोजन को ऑक्सीकरण रोकने के लिए भोजन में एक खास तरह का पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाना चाहिए जो इसको अभिक्रिया करने से रोके, यानी कि इसके अभिक्रिया को धीरे कर दे। जैसे क्या होता है कि खाना को खुला में छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि आसपास के वायु से के संपर्क में आके क्या कर देता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो खुद खराब होने लगता है। तो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट मिला दे, ऑक्सीडेंट एजेंट मिला दे, जिससे क्या हो कि उससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे और वो जल्दी जल्दी खराब ना हो। ठीक है, घर में भोजन के ऑक्सीकरण को कम करने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखना बहुत ही लाभदायक होता है। अगर सब्जी उब्जी है, अगर खराब होने का डर है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, तो वो क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। और ऑक्सीकरण कम करने का खास उपाय, भोजन को हमेशा वायु बंद बर्तन में रखना चाहिए, वायु बंद बर्तन में रखना चाहिए। देखते होंगे कि एक बोतल आता है मिल्टन वगैरह जो भी रहता है, उसमें आप चाय वगैरह का अगर गर्म करके रखे हैं तो 24 घंटा तक गर्म रहेगा, क्योंकि उससे हवा के संपर्क में नहीं आ पाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं संरक्षण। आगे क्या है, संक्षारण यानी कि कोरोजन। प्राकृतिक में होने वाले ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का कारण ही धातुओं की सतह पर छोटी क्षेत्र बन जाती है और इसकी मजबूती को भी ह्रास करने लगता है। संक्षारण के ही कारण जो है लोहे में जंग लगता है। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भी धातु कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके सतह पर कोई अन्य परत ना चढ़ा हो, जैसे कि ग्रीस, रंग या फिर किसी अन्य धातु का लेप ना चढ़ा हो, तो वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। ठीक है, जैसे चांदी उंदी भी क्या होता है, वो हल्का सा अल्युमिनियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आके एक लेयर बना लेता है। ठीक है, और उसी कारण अल्युमिनियम में जंग नहीं लगता, वो लेयर के कारण। लोहा वगैरह भी वही होता है। ठीक है, लोहा में भी जो जंग होता है वो इसका ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग दहन की क्रिया। ठीक है, यानी कि कम्बसन। चलिए, आपके दैनिक जीवन में दहन का अनेक क्रियाकलाप होते हैं। आपने देखा होगा, आपको देखने को मिलता है कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला लकड़ी, कोयला, केरोसिन और द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि को जलते देखा होगा। इन सभी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा इन ईंधन को जलाने में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों संपन्न होती है। और किसी भी ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अगर कोई ईंधन है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ये दहन हो रहा है। क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। ठीक है, इसको दहन की परिभाषा है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछा जाए तो बताइएगा आप लोग। चलिए, दहन और ज्वाला समझते हैं हम लोग। दहन और ज्वाला होता क्या। ठीक है, दहन को पहले वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और ऊष्मा और प्रकाश दोनों दे, वैसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। या फिर वैसे पदार्थ जिसमें जलने की प्रवृत्ति हो, दहन कहलाती है। ठीक है, जैसे C+O2। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगा, या S+O2। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इधर उधर हो गया। जैसे C+O2 है तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा संयोग करके या जल के। S+O2 है तो ये क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रकाश और अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ, उसको जो पदार्थ जो नहीं जलता है अदहनशील या अज्वलनशील कहलाता है। जैसे ईंटा, पत्थर इत्यादि, ये सभी क्या अज्वलनशील है। ये सभी क्या है, अज्वलनशील, इसमें आग का भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये कैसा है, अज्वलनशील है। ठीक है, या फिर अदहनशील है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं है। जैसे अगर हम मान ले ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या दहन संभव है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब
ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब दहन नहीं होगा, ठीक है। अगर मोमबत्ती को जलाकर उसमें एक बंद बर्तन में रखा जाए तो वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ये प्रैक्टिकल देखे होंगे आप लोग ने तो करके देख भी सकते हैं, ठीक है। छोटा मोटा प्रैक्टिकल है। मोमबत्ती लीजिएगा, जलाइएगा और गिलास से ढक दीजिएगा, गिलास हटाइएगा, देखिएगा मोमबत्ती बुझा हुआ है, ठीक है। चलिए, दहन के लिए आवश्यक और विशेषताएं। दहन की क्रिया के लिए 3 विशेषताएं होता है। पहले दहनशील पदार्थ का उपस्थिति, पहले जलने वाला पदार्थ का होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन रहे उससे पहले वो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। क्या ऑक्सीजन उपस्थिति में आप ईंट को जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं, ठीक है। तो दहन के पोषक पदार्थ उपस्थिति, और दहन में पोषक पदार्थों का भी उपस्थिति होना चाहिए, और ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब दहन के लिए ताप का भी प्राप्ति होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 3 कंडीशन होना ही चाहिए। अब दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में समझते हैं हम लोग। हमारे जीवन में अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि ईंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि को नहीं जलता है, इसलिए इसके अदहनशील पदार्थ कहते हैं। यदि पेट्रोल, किरोसिन, कागज को जलाने पर आसानी से जल उठता है क्योंकि ये पदार्थ दहनशील है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दहन तभी संभव है जब वह पदार्थ क्या हो, दहनशील हो, ठीक है, तभी वहाँ पे दहन होगा, ठीक है। आगे है दहन के पोषक पदार्थ उपस्थिति, ठीक है। जब कोई ज्वलनशील पदार्थ को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह आसानी से जल उठता है। यदि उस पदार्थ को बंद बर्तन से ढक दिया जाए तो वह बुझ जाती है। इससे यह पता चलता है कि बिना हवा के ये पदार्थ नहीं जल सकता, इसलिए हवा को उसका पोषक पदार्थ भी कहते हैं। जैसे ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसको ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। या फिर ज्वाला, फ्लेम, जब कोई पदार्थ गैसीय पदार्थ को जलाने पर ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है तो उसको ज्वाला या फिर फ्लेम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ज्वाला भी 2 प्रकार के होता है, एक दीप्तिमान यानी कि ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, अदीप्तिमान, ठीक है। दीप्तिमान और अदीप्तिमान। अब दीप्तिमान जैसे ज्वाला जो ताप और प्रकाश दोनों दे उसे दीप्तिमान कहते हैं। जैसे लालटेन हीट भी होता है और वो प्रकाश भी देता है, तो ये दीप्तिमान है, ठीक है। अदीप्तिमान वैसे ज्वाला जो ताप और प्रकाश नहीं देता वो अदीप्तिमान ज्वाला कहते हैं। जैसे गैस का जलना, ठीक है, ये सभी क्या अदीप्तिमान। मोमबत्ती का ज्वाला, ठीक है। आगे है मोमबत्ती का ज्वाला। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो ठोस मोम का बना होता है। और मोम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और जब मोमबत्ती जलते हैं तब मोम पिघल जाती है, ठीक है, और बत्ती निकल जाती है और वह बाष्पित होकर दीप्तिमान ज्वाला के साथ जलते रहता है। ज्वाला एक पीला रंग कार्बन के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। अब वो जलते रहता है क्योंकि उसमें कार्बन का सूक्ष्म कण रहता है। देखिए इस प्रकार से मोमबत्ती जलता है, पहले इधर पिघलते जाता है, ये रस्सी निकलते जाता है, ये जलते जाता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसमें होता है बीच वाला होता है केंद्रीय मंडल, अब उसके बाद होता है सबसे अंदर वाला होता है केंद्रीय मंडल, उसके बाद होता है प्रकाशहीन मंडल, और उसके बाद प्रकाशहीन मंडल होता है, ठीक है। चलिए प्रकाशमान मंडल, उसके बाद प्रकाशहीन मंडल, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं मोमबत्ती का ज्वाला और बनावट। मोमबत्ती किस प्रकार से जलता है, इसका कितना भाग होता है, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल, यानी कि सेंट्रल जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। तो केंद्रीय मंडल किसको कहेंगे? केंद्रीय मंडल यह नीला रंग का होता है। मोमबत्ती जो जलता है ये किस कलर का जलता है? यहाँ पे देखिए, हम इसको कलर करके आपको बता देते हैं। ये किस प्रकार का होता है? नीला रंग का होता है, ठीक है। ये अंदर वाला है, ये वाला क्या है? ये नीला रंग का जलेगा, ठीक है, और डार्क नीला जलेगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद ये केंद्रीय मंडल है, और ये इसमें दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। ये नीला कलर का होता है, और इस भाग में सबसे कम ताप सबसे कम होता है। यहाँ पे हीट जो है बहुत कम होता है, जिन्हें हम केंद्रीय मंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है? केंद्रीय मंडल में ताप बहुत कम होता है, ठीक है। अब है प्रकाशमान मंडल, और इसमें ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा के कारण मोम के वाष्प या फिर
और पूर्ण दहन होता है, अतः इसके बीच कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होता है। यह भाग ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है, इसे प्रकाशमान मंडल कहते हैं। ठीक है, एक है प्रकाशीन मंडल। इस भाग में मोम के बाद पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और इस भाग में सबसे गर्म होता है। ठीक है, अब ये जो है ये नीला जलेगा, ये पीला जलेगा और ये रेड जलेगा, और ज़्यादा उष्मा बीच वाला देगा। ठीक है, चलिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस, आप लोग एलपीजी का नाम सुने होंगे। ठीक है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी जो है गैस जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। आप लोग को याद रखना है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका मुख्य घटक मीथेन होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन तेज गति से जलकर अधिक ऊष्मा देती है, इसीलिए एलपीजी को एक अच्छा ईंधन माना जाता है। यहाँ पे देखिए C4 और H10। ठीक है, ये ब्यूटेन का है फॉर्मूला। ठीक है, और ये 13 ऑक्सीजन को लेके क्या करेगा, जलेगा। 13 O2 ऑक्सीजन के 13 अणु लेके जलेगा, और ये क्या बनाएगा, 8 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस H2O बनाता है और प्लस ऊष्मा देगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये ऊष्मा देगा। ठीक है, इस प्रकार से जलता है। और एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर जलावन के लिए ग्राहक को दिया जाता है, जो विशेष प्रकार के बंद रहती है। और जब गैस निकलती है तो इससे मालूम करने के लिए एथाइल मर्केप्टन भी मिलाया जाता है। आप लोग को पूछा जाएगा कि गैस में गंध किस के कारण होता है, या फिर किस तत्व के कारण, किस यौगिक के कारण होता है, तो एथाइल मर्केप्टन। जो गैस जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है, जो उसमें गंध होता है, वो एथाइल मर्केप्टन रहता है। ठीक है, ऐसे जो भी घटक रहता है इसमें इस तरह का सेंट नहीं रहता है, जो कि यह खराब गंध वाली होती है। जब गैस लीक करती है तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है। ठीक है, अब ये एथाइल मर्केप्टन इसलिए डाला जाता है ताकि अगर लीक उक हो सिलेंडर तो उससे क्या हो जाए, मुझे पता चल जाए। अब ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग VVI क्वेश्चन जो भी रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1-2 चैप्टर का नहीं होगा तो साथ में करेंगे। फिर इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को लाइव यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को जुड़ना है। ठीक, और उसके बाद आप लोग अच्छे से क्लास को ज्वाइन रखना है। आप लोग का डेली क्लास चलते रहेगा, वीडियो आते रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।